हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर सेफ एंड इन गुड हेल्थ। तो एज आई प्रॉमिस्ड यू अर्लियर, आई विल बी कवरिंग द एंटायर syllabus module wise. So I'll be starting today with the environmental law, and believe me friends, this is the easiest subject of our entire LLB course. ये सबसे easy सब्जेक्ट इसलिए होने वाला है बिकॉज इसमें जो सारी कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि एयर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, उसके बाद एटमॉस्फेयर है, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, इनका इंटरैक्शन, यानी कि जो इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये ऑलरेडी हमें पता है बहुत अच्छे से, और हमारे सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड से हम EVS वगैरह ये सारे सब्जेक्ट्स में ये हमने पढ़ रखे हैं ये टॉपिक्स। तो इस वजह से ये सब्जेक्ट जो है काफ़ी ईजी होने वाला है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो क्या है, मैं आपको जल्दी से दिखा भी देती हूँ। फर्स्ट मॉड्यूल है, इसमें ये 7 सब पॉइंट्स है, बट इतना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम ये जो फर्स्ट सब टॉपिक है इसमें जो है हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ एनवायरनमेंट लॉ, इंटरनेशनल एंड इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस, हम आज की वीडियो में ये कवर करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक पे कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस पे असेस कंपैरेटिवली प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसी ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इन इंडिया, और इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी ये पूछे गए हैं। अक्टूबर 2014, अप्रैल 2014, अक्टूबर 2013, अप्रैल 2013, अक्टूबर 2012, अप्रैल 2015, अप्रैल 2016, अक्टूबर 2016, और आगे भी ये पूछे गए हैं, मैंने इतने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो ये बस आपके जानकारी के लिए कि किस तरह का क्वेश्चन इस पे है, इस पे जो है पूछा जा सकता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल लॉ, हम ये देख लेते हैं जल्दी से कि एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है। तो एनवायरनमेंट ये जो वर्ड है ना, एक फ्रेंच टर्म से डिराइव किया गया है फ्रेंच टर्म एनवायरनिया। तो एनवायरनिया से आया एनवायरनमेंट। एनवायरनिया का मतलब होता है सराउंडिंग। तो जो भी सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द है ना, तो वो है हमारा एनवायरनमेंट। और व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट टू स्टडी एनवायरमेंटल लॉज? इट इज़ बिकॉज एनवायरनमेंट has direct impact on our lives. In fact, there won't be the existence of human beings without environment. But in recent times, there's a lot of degradation happening in our environment because we human beings, we have crossed our limits to consume the natural resources which are available. For example, deforestation, acid rains, the holes in the ozone layer, and there are number of issues. And hence, to protect, to conserve, to preserve our environment, we must have some laws and we must follow them. तो जब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल ओरिजिन की ऑफ एनवायरमेंटल लॉज इन इंडिया, तो हम उसे डिवाइड कर सकते हैं 4 स्टेजेस में। तो द फर्स्ट इज द लॉज इन द एंशियंट इंडिया, देन सेकेंड इज लॉज इन द मेडिवल पीरियड, देन द थर्ड विल बी द लॉज एंड पॉलिसीज इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, एंड फोर्थ विल बी द पॉलिसीज एंड लॉज पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो जब हम बात करते हैं एंशियंट इंडिया की, तो हमें इसके जो एविडेंसेस हैं, जो एनवायरमेंटल लॉज है, उसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं फ्रॉम द फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। तो वहाँ के जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, वहाँ से जो एविडेंस हमें मिले हैं, तो वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दे हैड क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम एंड इट वाज अंडरग्राउंड. Then they had number of wells for drinking water and water for other purposes. The streets, the houses, they were built in an orderly manner. They were not clumsy here and there. They were not scattered. They were properly built in an order. और हम देखते हैं कि इस जो उनके घर भी हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से विथ वेंटिलेशन वो अच्छी तरह से बिल्टअप किए गए थे. सो वी सी दोज पीपल वर प्रिटी अवेयर ऑफ hygiene and sanitation. When we see the चरक संहिता which was a book on medical science, जो आयुर्वेदा है हमारा वो इस चरक संहिता से ही आया है. एंड इस बुक में काफ़ी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं रिगार्डिंग मेंटेनिंग द प्योरिटी ऑफ वाटर. सो हम यहाँ पे भी हमें एविडेंस मिलता है कि दे वर इन फेवर ऑफ अवॉइडिंग वाटर पोल्यूशन.
आगे चलते हुए जब हम अर्थशास्त्र देखते हैं तो अर्थशास्त्र भी ये भी क्या है, ये एक बुक था जिसमें कि काफ़ी इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड ऑल इसके बारे में सारा सब कुछ जो है वो लिखा हुआ था। इस अर्थशास्त्र में हमें दिखाई देता है कि वहाँ पे पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है फॉर व्हाट, फॉर कटिंग ट्रीज, फॉर डैमेजिंग फॉरेस्ट, फॉर किलिंग एनिमल्स and the most important part, these punishments were not only applicable to the common man but also to the rulers। अगर हम पास्ट में देखते हैं तो काफ़ी बार हमें ऐसे दिखाई देता है कि जो भी कुछ पनिशमेंट है उससे जो किंग है वो सेफ रहता है, मतलब जिसे हम सोवरीन एक बोलते हैं ना कि जो इम्यूनिटी रहती है, सोवरीन इम्यूनिटी, उस तरीके से। बट अर्थशास्त्र में क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो किंग है, जो रूलर है, उसे भी ये सारी जो रूल्स है, जो पनिशमेंट है, ये अप्लीकेबल रहेगी। मतलब अगर किंग भी उस समय अगर ट्रीज कट करता था या फिर एनिमल्स को किल करता था या फॉरेस्ट को डैमेज पहुंचाता था तो उसे भी पनिशमेंट मिलती थी। आफ्टर एंशिएंट इंडिया द नेक्स्ट स्टेज कम्स ऑफ मेडिवल पीरियड। तो मेडिवल इंडिया, तो यहाँ पर कौन सी पॉलिसीज और कौन से लॉज थे? तो मेडिवल पीरियड जो था इट वाज मोस्टली डोमिनेटेड बाय द मुगल रूलर्स। नाउ दीज मुगल रूलर्स दे praised nature, they appreciated nature, they built big gardens, orchards and all, but they didn't make any noteworthy contribution in the field of environmental law। इन्होंने बड़े बड़े गार्डन्स बनाए, बड़े बड़े पार्क्स बनाए, बट कुछ खास इनका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। बस सिर्फ जो अकबर बादशाह थे उनके रूल के दरमियान बस एक छोटा सा चेंज उन्होंने किया था, एक छोटा सा लॉ जो था कि सिर्फ जो रूलर्स है, सिर्फ जो किंग्स है, दे कैन गो फॉर हंटिंग, बट जो अदर देन द रूलर्स, अदर देन द किंग जो भी है, मतलब द कॉमन मैन, दे वर नॉट अलाउड टू हंट। बाकी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर ऐसे कुछ उन्होंने कोई भी लॉज जो है वो नहीं बनाए। इसके बाद आते हैं पॉलिसी एंड लॉज ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। जब ब्रिटिश आए तब हमारे जो एंटायर जो हमारा सिस्टम है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए। सो व्हाट वर दोज चेंजेस, लेट्स सी। पॉलिसी एंड लॉज ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, जो पीरियड है 1800 टू 1947। द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश राज अल्टर्ड द नेचर ऑफ द एनवायरमेंटल गवर्नेंस इन इंडिया इमेंसली। काफ़ी एक बड़े पैमाने पे मतलब जो है वो चेंजेस हुए थे। अब इन्होंने काफ़ी वैसे लेजिस्लेशंस लाए थे, बट इतना सारा मेंशन करना इज़ नॉट पॉसिबल। सो कुछ मेजर लेजिस्लेशंस जो है वो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। सो द फर्स्ट वन इज़ द श्योर नाइसेंस बॉम्बे एंड कोलाबा एक्ट 1853। तो ये जो था ये सबसे पहला लेजिस्लेशन था रिलेटिंग टू वाटर पोल्यूशन इन इंडिया। सो अगर आपको MCQ में या कहीं पे पूछा जाता है तो विच वॉज द फर्स्ट एक्ट रिलेटिंग टू द कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन इन इंडिया, तो वो होगा द श्योर नाइसेंस बॉम्बे एंड कोलाबा एक्ट ऑफ 1853। तो ये जो एक्ट फॉर्म हुआ था ये क्यों फॉर्मुलेट किया गया था? टू मैनेज वेस्ट मटेरियल्स डिस्चार्ज फ्रॉम द कोस्टल एरियाज ऑफ बॉम्बे एंड कोलाबा एरिया फ्रॉम द डिफरेंट इंडस्ट्रीज फंक्शनिंग इन दोज एरियाज। तो जो भी सारा वेस्ट मटेरियल है इसका जो भी डिस्चार्ज है इसे मैनेज करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। अब कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, मतलब इंडिया में इंडस्ट्रीज भी लाई इन्हीं लोगों ने, मतलब ब्रिटिशर्स ने। ओके, यही हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज लेके आए। यहाँ पे जो कोस्टल एरिया है, ओके, जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी इन्होंने ही सेटअप की है और बाद में लॉ भी इन्होंने ही फ्रेम किए हैं। तो नेक्स्ट लेजिस्लेशन है द सराइज एक्ट 1867। तो सराय मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए विश्राम के लिए रुकते हैं, जैसे धर्मशाला वगैरह होती है ना, विश्राम गृह, उस तरीके से। तो उन जो सराय कीपर थे उन्हें क्या कहा गया इस एक्ट के अंडर कि दे शुड कीप अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ वाटर विच वुड बी फिट फॉर कंजम्पशन बाय persons and animals. Failure to abide by the mentioned standards would give rise to liability of ₹20। तो यहाँ पे इन्हें बताया गया था कि आप जो है एक पानी का जो स्टैंडर्ड है वो बताया गया था,
कि उस स्टैंडर्ड का पानी आप रखेंगे, यानी पानी जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, एंड यू वुड प्रोवाइड दैट वाटर फॉर फ्री टू द पीपल हु वुड कम देयर टू रेस्ट। और अगर कोई इस रूल्स को फॉलो नहीं करते, जो स्टैंडर्ड है वाटर का वो मेंटेन नहीं करते, तो उन्हें फ़ाइन भी उस टाइम पर 20 रुपीज़ जो है वो बताया गया था। नाउ ड्यूरिंग दैट पीरियड 20 रुपीज़ वॉज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। The next important legislation is the Indian Fisheries Act 1897. Now this act is considered to be a milestone in the history of Indian fishery. क्यों? क्योंकि इस एक्ट ने जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की प्रोविंसेस के ऊपर टू कंजर्व फिशरीज ऑफ द इनलैंड एंड टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। इससे पहले ऐसा कोई भी एक्ट नहीं था जो फिशरी जो है उसे कंजर्व करे। The another important legislation is the Indian Forest Act 1927. इसे हम डिटेल में भी स्टडी करने वाले हैं, बट फॉर द सेक ऑफ हिस्ट्री हम इसका जो है सिर्फ जितना रिलेवेंट पोर्शन है उतना ही देखेंगे। सो हियर दिस एक्ट इट वाज ओरिजिनली फॉर्मुलेटेड इन 1865. It was formulated to initiate a state monopoly and acquisition, especially in the regions which were considered अप्रोप्रिएट फॉर अक्वायरिंग रेलवे सप्लाईज। तो हम सबको पता है ब्रिटिश लोगों ने ही यहाँ पे जो हमारे इंडिया में रेलवे वगैरह जो है ये ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की है। सो इन ऑर्डर टू मेक रूट्स फॉर द ट्रेन्स, तो उन्होंने फॉरेस्ट लैंड जो है वो अक्वायर करने के लिए ये जो एक्ट है इसे फॉर्मुलेट किया गया था। बट ऑल द क्वेश्चंस अराइजिंग फ्रॉम दिस एक्ट इन रिलेशन टू द प्रॉपर्टी राइट ऑफ द फॉरेस्ट कुड नॉट बी रिजॉल्व्ड कंप्लीटली। So therefore a new Forest Act of 1878 was formulated. Now customary laws जो हमारे इंडिया में प्रिवलेंट थे उस टाइम पे, जैसे कि जो फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं, फॉर एग्जांपल द आदिवासीज, द ट्राइबल्स, उन्हें जो सारा एक राइट होता है ऑन द फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड द लैंड ऑल्सो, दीज राइट्स वर इरेज्ड बाय दिस पर्टिकुलर legislation. And in addition to this, a set of penalties were prescribed. Now an amendment was made in this act in 1927 where Britishers could acquire any forest property, village, forest and other common property resources. Now the other important legislations were Merchant Shipping Act 1858, Bombay Smoke License Act of 1912, the Bengal Smoke License Act of 1905 and the Wild Birds and Animals Protection Act 1912. तो हम केयरफुली अगर इन सारे लेजिस्लेशंस को देखें तो एक बात बड़े ही आसानी से समझ में आती है कि सारे जो लॉज फ्रेम किए गए थे दे वर इन द फेवर ऑफ द ब्रिटिशर्स, ताकि उनका फ़ायदा हो सके, बिकॉज दे वांटेड टू प्लंडर द रिसोर्सेज ऑफ आर इंडिया. सो द लास्ट स्टेज इज ऑफ लॉज आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जो है, यानी कि 1947. तो यहाँ पे जो मेजर रोल रहा है वो है द स्टॉकहोम डिक्लेरेशन ऑफ 1972. इनफैक्ट यहीं से शुरुआत हो गई सब एनवायरमेंटल लॉज की इन इंडिया. सो दिस पर्टिकुलर जो डिक्लेरेशन है 1972 का, इट टर्न्ड द अटेंशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल लॉज वर इनैक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. Then National Council for Environmental Policy and Planning was set up in 1972, which later evolved into Ministry of Environment and Forest in 1985. तो अभी फ़िलहाल इसके जो मिनिस्टर हैं वो है श्री भूपेंद्र यादव, इनके अंडर है ये मिनिस्ट्री, एंड इसका जो नाम है ये भी चेंज हुआ है. इट इज़ नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, साथ में क्लाइमेट चेंज भी ऐड हुआ है. देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट इज़ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. इट एम्ड एट द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्योंकि काफ़ी जो स्पीसीज़ है दोज आर फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज़, काफ़ी जो है वो एक्सटिंक्ट भी हो चुकी है. Then the next important legislation is the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. Then the Forest Conservation Act of 1986 and the Biological Diversity Act 2002.
Then we have one more very important policy which is the National Environment Policy of 2006. इस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी एक सेपरेट वीडियो बनेगी, बट राइट नाउ बस एक आपको आउटलाइन उसका बता देती हूँ, इसका ऑब्जेक्ट क्या था। तो इस पर्टिकुलर पॉलिसी का मतलब ये फ्रेम करने के पीछे जो ऑब्जेक्ट था, इट वाज कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, सारे जो रिसोर्सेज हैं उन्हें जो है कंजर्व करना। देन इंट्रा जनरेशनल इक्विटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रा जनरेशनल इक्विटी? मतलब एक जनरेशन के जो सारे मेंबर्स होते हैं उन सबका इक्वल राइट होता है टू कंज्यूम द एनवायरनमेंट, द रिसोर्सेस इन अ मॉडरेट वे, एंड साथ में इन सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है टू प्रिजर्व, टू कंजर्व द एनवायरनमेंट। देन अनदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज इंटरजेनरेशनल इक्विटी। नाउ इंटरजेनरेशनल इक्विटी का मतलब होता है कि जो सारे जनरेशन के लोग हैं दे इक्वली ओन दिस अर्थ। किसी एक जनरेशन को मतलब किसी एक जनरेशन का कंप्लीटली उस पर राइट नहीं है, ये इक्वली जो है सब जनरेशन के लोग जो है उसे मॉडरेटली यूज़ कर सकते हैं। एंड another important objective of this policy was enhancement of resources for environmental conservation. And this is the last point of this particular subtopic, which is judicial interpretation. Now हमारी जुडिशरी ने काफ़ी एक अहम भूमिका निभाई है in terms of interpreting environment and our right to life. The Supreme Court, through its various judgments, also held that the mandate of right to life includes the right to clean environment, ड्रिंकिंग वाटर एंड पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर। तो इसकी जो लैंडमार्क जजमेंट्स रही है, फेमस केसेस जो रही है, द ताजमहल केस, देहरादून वैली केस, स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। तो ये जो तीनों केसेस हैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बनेगी, ज़रूर उसे देखना। तो आई होप सो ये जो हमारा मॉड्यूल का सब पॉइंट था मॉड्यूल 1 का, ये आप सबको समझ में आ गया होगा। एंड यस, हमारे रिज़ल्ट कल ही आए हैं सबके, बस क्लास बताया है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास डिस्टिंक्शन जो भी है। आई होप आप सबके रिजल्ट जो है वो अच्छे आए होंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, इफ़ यू वांट द नोट्स देन इंस्टा पे आपको नोट्स मिल जाएंगे इसकी। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, टाटा बाय बाय, टेक केयर।